नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की। ये वो कमाल का क्षेत्र है जो मशीनों को हमारी दुनिया में सोचने, चलने फिरने और क्या कहते हैं काम करने की काबिलियत देता है। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया के रोबोटिक्स इंजीनियरिंग लेख से ली गई है और ये दिखाता है कि ये फील्ड कितना कितना फैला हुआ है, इसमें कितनी अलग अलग चीज़ें शामिल हैं। तो आज की इस बातचीत का मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि आखिर एक रोबोट बनाने के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, कौन कौन सी मुख्य विधाएं मतलब डिसिप्लिन्स इसमें लगती हैं, किन खास उपकरणों टूल्स का इस्तेमाल होता है और हाँ, इस रोमांचक सफर में असली चुनौतियां क्या हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग सिर्फ पुर्जे कसने या तार जोड़ने से कहीं ज़्यादा है। ये तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर और हाँ, आजकल तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही जटिल संगम है। हम्म। असल दुनिया में अप्रत्याशित माहौल में भी भरोसे के साथ और सुरक्षित तरीके से काम कर सके। मतलब सिर्फ वो फैक्ट्री में एक ही काम दोहराने वाले रोबोट आर्म्स नहीं। हाँ, उससे बहुत आगे की बात है ये। हाँ बिल्कुल, वो तो एक हिस्सा है बस। इसमें जटिल मैकेनिकल डिजाइन और उनकी मूवमेंट समझनी होती है। अच्छा। बिजली और सेंसर का प्रबंधन करना होता है, रियल टाइम में चीजों को कंट्रोल करना होता है। और फिर सॉफ्टवेयर या एआई के जरिए बदलती हुई परिस्थितियों को समझकर मतलब तुरंत फैसले लेना, ये सब शामिल है इसमें। ये वाकई एक बहुआयामिक क्षेत्र है। तो फिर इसकी नींव में कौन कौन सी इंजीनियरिंग विधाएं हैं? कहाँ से शुरू करें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग और काइनेमैटिक्स से? हाँ, वो एक अच्छी शुरुआत है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो समझिए रोबोट का भौतिक शरीर है, उसका ढांचा, ठीक है। उसकी बनावट कैसी होगी, उसके जोड़ जॉइंट्स कैसे काम करेंगे और उसे हरकत देने वाले एक्चुएटर्स मतलब जो चीज उसे मूव कराती है, उसका डिजाइन, ये सब आता है इसमें। ये जैसे रोबोट का कंकाल और मांसपेशियां बनाना हुआ। और काइनेमैटिक्स इसी से जुड़ा एक बेहद जरूरी हिस्सा है। ये असल में रोबोट की गति का गणित है, उसकी ज्यामिति। गणित? अच्छा। हाँ, सोचिए अगर हमें पता है कि रोबोट के कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ कितने मुड़े हुए हैं, तो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स हमें बताएगा कि उसका हाथ, या जिसे हम एंड इफेक्टर कहते हैं। एंड इफेक्टर? हाँ, एंड इफेक्टर, वो हिस्सा जो असल काम करता है, जैसे कोई ग्रिपर हो या कोई वेल्डिंग टूल। समझ गया। तो वो एंड इफेक्टेड ठीक ठीक कहाँ पर होगा स्पेस में। और इसका उल्टा भी उतना ही जरूरी होगा, है ना? मतलब अगर हमें एंड इफेक्टर को किसी खास जगह पहुंचाना है तो? एकदम सही, उसे इनवर्स काइनेमैटिक्स कहते हैं। किसी चीज को उठाना है, कोई बटन दबाना है, या सोचिए सर्जरी करनी है। हाँ पर सर्जरी भी? हाँ, तो इन सब कामों में रोबोट को एकदम सटीक, मिलीमीटर की सटीकता से अपनी जगह पहुंचना होता है। इसके लिए जोड़ों को कितने कोण पर मोड़ना होगा, ये इनवर्स काइनेमैटिक्स से पता चलता है। और ये गणनाएं खासकर जब रोबोट के कई जोड़ हों तो आसान नहीं होती। आपने एक्चुएटर्स का जिक्र किया था जो रोबोट को असल में हरकत देते हैं। ये कैसे तय होता है कि कौन सा एक्चुएटर इस्तेमाल होगा? लगता है इसमें काफी सोच विचार करना पड़ता होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डिजाइन निर्णय है। एक्चुएटर्स कई तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स सबसे आम है, खासकर जहां सटीकता चाहिए। अच्छा। भारी बोझ उठाने या ज्यादा ताकत के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यानी तेल के दबाव पर चलने वाले, या न्यूमैटिक सिस्टम जो हवा के दबाव पर चलते हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि रोबोट का काम क्या है, उसे कितनी स्पीड या ताकत चाहिए, कितनी बिजली उपलब्ध है, कितना सटीक कंट्रोल जरूरी है, और हाँ, वजन कितना मायने रखता है। जैसे ड्रोन में हल्का चाहिए होगा? बिल्कुल, उड़ने वाले ड्रोन में हल्के और कुशल मोटर चाहिए, जबकि भारी औद्योगिक रोबोट में ज्यादा ताकतवर एक्चुएटर्स लग सकते हैं। और साथ ही सही सामग्री मतलब मटेरियल्स चुनना भी जरूरी है। हल्के एलॉय, मजबूत स्टील या खास कॉम्पोजिट मटेरियल, ये सब रोबोट के प्रदर्शन और टिकाऊपन पर असर डालते हैं। तो ये हो गया रोबोट का शरीर और उसकी हरकत। अब आते हैं उसके नर्वस सिस्टम पर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसकी क्या भूमिका है? हाँ, ये समझिए रोबोट की नसें हैं और उसका ऊर्जा स्रोत। रोबोट को काम करने के लिए बिजली चाहिए, जाहिर है। सेंसर्स से जानकारी दिमाग तक पहुंचानी है, एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजने हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम संभालता है। पावर मैनेजमेंट यानी बिजली का प्रबंधन यहाँ बहुत अहम है। कैसे? देखिए, मोटर्स, सेंसर्स, कंप्यूटर्स, सब तक सही वोल्टेज और करंट पहुंचाना, वो भी कुशलता से, ताकि बैटरी जल्दी खत्म ना हो या बिजली बर्बाद ना हो। ये एक बड़ी चुनौती है। अच्छा। हाँ। सुरक्षा भी जरूरी है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाव के उपाय करने होते हैं। और फिर है
सेंसर से आने वाले डेटा को समझना। रोबोट दुनिया को सेंसर के जरिए ही देखता और महसूस करता है। कैमरा से देखता है, लाइडार ये लेजर वाला। हाँ, जो लेजर से दूरी नापता है, उससे अपने आसपास का 3D नक्शा बनाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर से चीजों से टकराने से बचता है। इन सेंसर से मिलने वाले सिग्नल्स अक्सर कच्चे मतलब रॉ होते हैं। उनमें बहुत शोर, नॉइस या गड़बड़ी हो सकती है। इन सिग्नलों को साफ करना, फिल्टर करना और उन्हें ऐसी उपयोगी जानकारी में बदलना जिससे रोबोट का कंट्रोल सिस्टम समझ सके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग का काम है। और इस सबके ऊपर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो शायद आजकल रोबोट का दिमाग बन गया है ना? निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को जीवंत करता है। ये सेंसर से मिली जानकारी लेता है, तय करता है कि क्या करना है और फिर एक्चुएटर्स को निर्देश भेजता है। और ये सब बहुत तेजी से होना चाहिए। हाँ, ये सब रियल टाइम में होना चाहिए, खासकर जब रोबोट तेजी से चल रहा हो या इंसानों के आसपास काम कर रहा हो। इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स की बड़ी भूमिका है। ये छोटे समर्पित कंप्यूटर होते हैं जो सीधे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। आजकल के जटिल रोबोट में सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर बनाया जाता है, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे नेविगेशन का मॉड्यूल, चीजें पहचानने का मॉड्यूल, हाथ चलाने का मॉड्यूल वगैरह। रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे रॉस कहते हैं, हाँ सुना है, जैसे फ्रेमवर्क इसी काम को आसान बनाते हैं। रॉस वैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर टूल और लाइब्रेरी का एक सेट है जो इन अलग अलग मॉड्यूल के बीच कम्युनिकेशन को, कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइज करता है। अच्छा, इससे काम आसान हो जाता होगा। हाँ, इससे विकास तेज होता है और अलग अलग टीमों या यहाँ तक कि अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हिस्से भी मिलकर काम कर सकते हैं। आपने रियल टाइम का जिक्र किया। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसमें कोई खास चुनौती है? चुनौती बहुत बड़ी है। रियल टाइम का मतलब है कि सिस्टम को एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रतिक्रिया देनी ही होगी। डेडलाइन मिस नहीं कर सकते। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का सॉफ्टवेयर ब्रेक लगाने का फैसला लेने में मान लीजिए आधा सेकंड की भी देरी कर दे, तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। सही बात है। इसलिए सॉफ्टवेयर को न केवल सही काम करना होता है, बल्कि सही समय पर करना होता है। इसके लिए खास प्रोग्रामिंग तकनीकों और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो समय की गारंटी दे सकें। और जब सॉफ्टवेयर को सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करना, बल्कि सीखना और खुद फैसले लेने हैं, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का रोल आता है। सही कहा? एकदम सही। AI रोबोट को वो समझ और अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी देता है जिससे वो जटिल, अनिश्चित और बदलते माहौल में काम कर सकें। मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन इसमें सबसे आगे हैं। कंप्यूटर विजन मतलब देखने की क्षमता? हाँ, कंप्यूटर विजन रोबोट को देखने और समझने में मदद करता है। कैमरे से मिली तस्वीरों या वीडियो का विश्लेषण करके AI एल्गोरिदम चीज़ों को पहचान सकते हैं, जैसे ये कुर्सी है, वो दरवाज़ा है वगैरह। लोगों की हरकतों को ट्रैक कर सकते हैं और पूरे माहौल का एक मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा। ये स्वायत्त नेविगेशन, ऑटोनमस नेविगेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि रोबोट बिना टकराए घूम सके या किसी गोदाम में सही सामान ढूंढ सके। और मशीन लर्निंग, खासकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप लर्निंग, ये नाम तो आजकल बहुत सुनने में आते हैं। हाँ, ये रोबोट को अनुभव से सीखने की क्षमता देती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ऐसे समझे जैसे आप किसी बच्चे को सही काम करने पर इनाम देते हैं। रोबोट अलग अलग हरकतें आजमाता है और जिन हरकतों से उसे इनाम मिलता है, यानी लक्ष्य पूरा होता है, उन्हें वो सीख लेता है। दिलचस्प। और डीप लर्निंग बड़े डेटा सेट से जटिल पैटर्न सीखने में माहिर है, जैसे हजारों तस्वीरों को देखकर कुत्तों और बिल्लियों में फर्क करना सीखना। ये उन स्थितियों में बहुत काम आता है जहां हर संभव स्थिति को पहले से प्रोग्राम करना नामुमकिन हो, जैसे कि किसी अनजान जगह पर खोजबीन करना। तो हमारे पास मैकेनिकल बॉडी हो गई, इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम, सॉफ्टवेयर ब्रेन और AI इंटेलिजेंस भी। इन सबको तालमेल में कैसे लाया जाता है?